Hi guys, welcome to my channel and today we will talk about the assignments for December 2024 cycle for the subject quantitative methods first. So guys, before starting with the subject I will just quickly give you a brief के इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग कम्प्लीटली बात करते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर. यू हैव सम क्वेश्चंस, आपको उनके फॉर्मूलेस लिखने हैं, आपको पूरा सॉल्व करके बताना है ना, आपको उनके आंसर्स लिखने हैं. सो इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग कि एक क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आपका फॉर्मूला रहेगा, स्टेप बाय स्टेप हम पूरे प्रोसेस की बात करेंगे एंड लास्ट में मैं आपको आंसर्स भी बताऊंगा कि दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द असाइनमेंट. सो असाइनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इट्स द सेम. आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं एंड 20 मार्क्स के हैं आपके. मेक श्योर आप इसको एक बार देखिए. थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए हमारा क्या रहता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट रहता है, कंसेप्ट एंड कंक्लूजन रहता है. बट अगर न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल में हम लोग फॉर्मूला पे फोकस करते हैं. इट्स नॉट ओनली कि आपका आंसर सही होता है कि गलत होता है, हम लोग उनके स्टेप्स की बात करते हैं, व्हाट स्टेप्स यू हैव फॉलोड एंड आफ्टर दैट व्हाट्स द करेक्ट आंसर एंड इंटरप्रिटेशन. तो इंटरप्रिटेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. So let's start with the questions. So in first question we have the two parts. फर्स्ट क्वेश्चन के पहले के अंदर हमारे जस्ट हम कंसेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, वो 2 मार्क्स के हैं. फिर हमें एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि आपके 6 मार्क्स का है. फिर सेकंड ए के अंदर अगेन आपके 2 पार्ट्स हैं. 2A के अंदर भी आपका 2A एंड 2AB. 2B के अंदर आपके पास एक क्वेश्चन है. सो दिस इज द कंप्लीट पैटर्न ऑफ दिस असाइनमेंट. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. So first question talks about explain the following concepts. Difference between the point estimate and the interval estimate. And the second part is concept of confidence interval for any estimate. Right. So सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि point estimate क्या होता है. So आंसर में हमें क्या लिखना है. पेज नंबर 5.2 एंड पेज नंबर 141 5.2 सेक्शन. सो लेट्स क्विकली सी वहाँ पे क्या है हमारे पास. आई एम जस्ट गोइंग टू द पेज नंबर 141. पॉइंट एस्टिमेट, यहाँ पे इसका ब्रीफिंग दिया हुआ है. इसमें कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, अनबायसनेस, एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी एंड सफिशिएंसी, ये हमें मेंशन करना है. देन सेकंड वन इज़ योर इंटरवल एस्टिमेट, वहाँ पे हमें ब्रीफिंग देना है. लास्ट में हमें एक छोटा सा उनके डिफरेंसेस बताने हैं. जैसे पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है, वो आपके एक सिंगल वैल्यू पे काम करता है जहाँ पे हम लोग वेरिएबिलिटी या अनसर्टेनिटी की बात नहीं करते. व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरवल एस्टिमेट वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉन्फिडेंस लेवल, मतलब एक आपकी रेंज रहती है. राइट. सो दिस इज द की डिफरेंस. Then second part comes is about the numerical. So the numerical states a sample of 30 students test scores is randomly selected for a large class. The sample has a mean score of 85 points and a standard deviation of 6 points. Calculate the 95% and 99% confidence interval for the population mean. सो इसके हम लोग अब आंसर के ऊपर बात करते हैं कि हमें क्या लिखना है एंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. सो आई एम जस्ट मार्किंग इट एज द क्वेश्चन 1. राइट. सो क्वेश्चन 1 की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर रहे हैं. ठीक है. कॉन्फिडेंस इंटरवल का आपका एक फॉर्मूला होता है. कॉन्फिडेंस इंटरवल का आपका जो नॉर्मल फॉर्मूला रहता है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड देन वी हैव द मीन एंड देन वी आर हैविंग दिस a by 2 and degree of freedom and into, and we are having the standard deviation and square root of sample size. ठीक है. अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले है हमारे पास एक्स बार. सो एक्स बार हो गया आपका सैम्पल मीन. अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये आपको दिया हुआ है 85. ठीक है. देन सेकंड आता है आपका ये हमें एक जो हमारा टेबल होता है वहाँ से हम डिराइव करते हैं. अभी इसको हम साइड पे रखते हैं. देन एस की अगर हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका 6. ठीक है. और एन की अगर मैं बात करता हूँ तो एन है आपका, एन की वैल्यू है आपकी 30. राइट. इट्स वेरी मच क्लियर. ओके. देन डीएफ की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, डीएफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है आपका n-1. n है आपका 30. सो 30 - 1 कम्स टू योर 29. ठीक है. नाउ वी हैव द ऑल द वैल्यूज. ठीक है. आपके पास यहाँ सारी वैल्यूज आ गई. अब इन वैल्यूज को हम पंच इन करते हैं. ठीक है. अब 99% की अगर हम बात करते हैं जैसे अल्फा है तो अल्फा इज, पहले क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है 0.01 और दूसरे में दे आर टॉकिंग अबाउट 0.05. राइट. तो हमें एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है. तो टी अल्फा बाई 2 एंड
डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, सो ये आपके पास तो टी डिस्ट्रीब्यूशन आपका टेबल होता है, वहाँ से अगर आप निकालेंगे सो टी सबसे पहला है आपका पॉइंट, इसको 0.01/2 करेंगे तो 0.005 आएगा एंड द वैल्यू इज 29। सिमिलरली टी 0.025 एंड इंटू 29, ये आप फॉर्मूला से अगर आप वहाँ के वैल्यूज़ देखेंगे तो यू विल गेट द वैल्यूज़। तो वन वैल्यू विच विल बी कमिंग एज 2.756, द सेकेंड वैल्यू विल बी 2.045। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर है। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, अभी हमने सारी वैल्यूज़ निकाली कि कौन कौन सी वैल्यूज़ आपके पास कौन से आ रही है। ठीक है, now we need to punch in the values, so I'm just removing this one. I hope you all are clear with this. Now सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सी आई 99% की, मैं दोनों लिख लेता हूँ। ठीक है, ये है आपका सी आई 99 एंड दूसरा है आपका सी आई 95। क्लियर, यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज़ लिखता हूँ तो द वैल्यूज़ विल बी कमिंग एज 85, इट विल बी द सेम 85 प्लस माइनस थोड़ा सा इसको आई एम जस्ट मेकिंग इट अ क्लियर। ओके, इट विल बी कमिंग एज 2.756 इंटू 1.095 and here the value will be coming as 2.045 इंटू 1.095। ठीक है, तो अगर मैं 99 वाले की बात करता हूँ सो 99 कॉन्फिडेंस इंटरवल की यू विल गेट द वैल्यूज एज 81.98 एंड 88.02। ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया। 95 की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो इससे ज़्यादा ही होगा, तो ये आपका बाउंड ज़्यादा होगा और ये कम होगा, सो इट विल बी कमिंग एज 82.76 एंड द सेकेंड वैल्यू इज कमिंग एज 87.24, मेकिंग इट मोर क्लियर। ठीक है, सो दीज आर द आंसर्स, दीज आर द फाइनल आंसर्स जो अभी हमने बात करी, दीज आर द फाइनल आंसर्स। ठीक है, जस्ट मेक श्योर कि आपके आंसर्स यहाँ लाइक कर रहे हैं। आई हैव एक्सप्लेन यू कैसे हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना है, राइट। सो आई होप इट्स क्लियर, फॉर्मूला वगैरह सब आपको क्लियर है। आई थिंक मूविंग इट्स द टाइम टू मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन सेज, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बात करी थी कि हमारे पास था कुछ स्टफ लिखने के लिए, वी हैव सम थ्योरेटिकल पार्ट एंड सम न्यूमेरिकल पार्ट। सेकंड इज प्योरली न्यूमेरिकल, बट इट्स नॉट लाइक कि अगर न्यूमेरिकल है तो हम सिर्फ न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे। फर्स्टली वी नीड टू गिव अ ब्रीफ अबाउट व्हाट्स द आस्क ऑफ द क्वेश्चन, राइट। सो लेट्स सी कैसे हमें इस क्वेश्चन को कैसे कवर करना है। द मंथली रेंट पेड बाय अ ग्रुप ऑफ 15,000 टीनेज इन अ सिटी इज फाउंड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 12,000 and a standard deviation of 1500. Answer the following questions. What is the probability that a tenant is selected at random pays more than 10,500 of rent, and the second one is probability that pays more than 14,700 of rent. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। मीन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 12,000, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 1500। ठीक है, अब आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, बट इससे पहले हम लोग कुछ एक पॉइंट लिखेंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व विच इज ऑन पेज नंबर 73. सो आई एम जस्ट क्विकली शोइंग यू व्हाट इन द बुक यू कैन रेफर, पेज नंबर 73. सो यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, यहाँ पे आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, जहाँ पे हम लोग एक डायग्रामेटिकली हम लोग उसको ब्रीफ कर सकते हैं। तो ये वाला कंटेंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ आप फॉर्मूले के ऊपर बात कर सकते हैं कि फॉर्मूला टॉक्स अबाउट जी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट विच कम्स एज एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया एंड इसके बेसिस पे आपका फर्दर आंसर आएगा। ठीक है, अब हम क्विकली कवर करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2A के अंदर हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, कैसे हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो सेकंड ए की अगर मैं बात करता हूँ, आई एम जस्ट मार्किंग इट एज 2A। जेड स्कोर का आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, जस्ट
formula is very simple. It's x minus 2 divided by this. ठीक है, वेयर x की अगर हम बात करते हैं सो x आपकी जो ऑब्जर्व वैल्यूज़ है, जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको दी हुई है कि टी नेट विल पे मोर देन 10,500, सेकंड के अंदर आपको वैल्यू दी हुई है 14,700. ठीक है, इसकी मैं बात करता हूँ तो मीन ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 12,000, ये भी आपको क्लियर है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है 1500. राइट, अब सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं z. अगर मैं इसमें z कैलकुलेट करता हूँ सो पहले पार्ट के अंदर आई एम पुटिंग द वैल्यू एज 10,500 माइनस 12,000 एंड डिवाइडेड बाय 1500, सो इट विल कम एज -1. सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ 14,700, तो अगेन मैं वैल्यूज पुट करता हूँ 14,700 माइनस 12,000 डिवाइडेड बाय 1500, दैट विल कम समवेयर अराउंड 1.8. ठीक है, पहले के अंदर मेरे पास जो वैल्यू निकल के आई दैट वाज 1 एंड सेकंड के अंदर मेरे पास निकल के आई वैल्यू 1.8. ठीक है, अब हम वापस से जाते हैं, पहले के अंदर जो मेरा z स्कोर था दैट वाज -1. ठीक है, और दूसरे के अंदर जो मेरे पास z स्कोर था दैट वाज 1.8, -1 एंड 1.8. ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है z टेबल से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -1, जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.1587. ठीक है, तो अगर मैं इसको माइनस करता हूँ सो 1 माइनस 0.1587, सो इट इज़ कमिंग एज 0.8413, विच इज़ 84% प्रोबेबिलिटी, 84.13% प्रोबेबिलिटी. सो दिस सेज के टी नेट 10,500 से ज़्यादा रेंट पे करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है आपकी 84.13%. राइट, मूविंग टू द सेकेंड पार्ट जहाँ पे हमने 1.8 कैलकुलेट किया था, तो अगेन आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग पी जेड लेस देन 1.8 विच कम्स एज 0.9641. so again I am just 1 minus 0.9641 comes as 0.0359. सो यहाँ पे अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं सो इट्स कमिंग एज 3.59%. सो नाउ इट्स प्रीटी मच क्लियर. जो हम अगर समरी की बात करते हैं सो 10,500 से ज़्यादा रेंट पे करने वाले आपको 84% प्रोबेबिलिटी है, बट 15,000 से ज़्यादा पे करने वाले 14,700 से पे करने की प्रोबेबिलिटी ओनली इज 3.59%. राइट, सो दिस इज द वे वी हैव कैलकुलेटेड कि जितनी प्रोबेबिलिटी 10,500 की इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, बट अगर मैं इसकी बात करता हूँ 14,700 देन इट्स अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी. राइट, सो दिस इज द वे हाउ वी जस्ट राइट अवर सेकेंड आंसर. नाउ moving to the second B answer, let's quickly talk about the 2B. Oh sorry, I'm just going back to 2B. So 2B question talks about a pharmaceutical company claims that a new drug reduces the average recovery time from a flu to less than 7 days. Historically, the average recovery time for a flu without the drug is 7 days. To take this claim, the company conducted a study of 50 patients who took the new drug. The sample mean recovery time was 6.5 days with a population standard deviation of 2 days. Can we accept the claim at a 5% of significance? तो यहाँ पे हम लोग एक थॉट की बात कर रहे हैं, एक हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं. सो यहाँ पे जो आपका कंसेप्ट आएगा यू विल कॉल इट एज द नल हाइपोथेसिस एंड द अल्टरनेट हाइपोथेसिस. सो सबसे पहले हमें बात करनी है, हमें जो कंटेंट डालना है दैट रिलेट्स टू अ नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस ऑन पेज नंबर 174. सो क्विकली गोइंग टू द पेज नंबर 174.
सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट के नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है। फ्रेमवर्क पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, वी ऑलरेडी हैव अ न्यूमेरिकल जो हमें सॉल्व करना है। अब अगर हम इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें कुछ कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे 50 पेशेंट है तो सिर्फ 50 पेशेंट्स मीन्स हमारे पास एक सैम्पल साइज है, ठीक है। 2 days जो है वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। 6.5 days इज द सैंपल मीन, ठीक है। जो आपका मीन अंडर जो हम लोग हाइपोथेसिस की बात करेंगे, सो नल हाइपोथेसिस हमारा रहेगा कि एवरेज रिकवरी टाइम के 7 days से ज़्यादा है या लेस देन है, ठीक है। सो देखते हैं इस आंसर को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो एक होता है आपका H0 और एक होता है आपका HA, राइट। सो नल हाइपोथेसिस सिंपली सेज के रिकवरी टाइम, जो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, रिकवरी टाइम RCT और द रिकवरी टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 days। क्लियर। एंड यहाँ पे अगर मैं रिकवरी टाइम की बात करता हूँ, जस्ट टेकिंग इट एज RT is less than 7 days, right? So I'm just taking as mu is equals to, sorry, mu is less than 7, right? अब ये तो आपका नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस का हो गया। नाउ अब हमें इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं विच इज अगेन z इक्वल्स टू एक्स बार माइनस 0 अपॉन डिवाइडेड बाय यू, ठीक है। सबसे पहले सैंपल मीन की बात करते हैं, तो सैंपल मीन है आपके पास 6.5। म्यू 0 की अगर मैं बात करता हूँ, ये ऑलरेडी है हमारे पास 7। इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2। सैंपल साइज की अगर मैं बात करता हूँ तो 50, ठीक है। तो मैं वैल्यूज पुट करता हूँ क्विकली, 6.5 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 50, तो that will come somewhere around minus minus 1.77, right? Now अब आपके पास वैल्यू आ गई z स्कोर की, दैट इज समवेयर अराउंड 1.77, राइट। अब हमारा जो डिसीजन रूल कहता है 5% कॉन्फिडेंस लेवल के लिए, दैट इज कि जो आपका z क्रिटिकल होता है वो होता है आपका 1 पॉइंट माइनस 1.645। तो अगर उससे वैल्यू z स्कोर की वैल्यू कम है देन हम उसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, सो -1.77 इज लेस देन 0.1.645, सॉरी 1.645, राइट। इट मीन्स के जो ड्रग रिड्यूस करते हैं दे हैव सफिशिएंट एविडेंस, ठीक है। एंड हम जो नल हाइपोथेसिस था ग्रेटर देन 7 days वाला, वो आपका रिजेक्ट हो गया, वो रिजेक्ट हो गया, इट मीन्स आपका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो ट्रू हो गया। सो हम लोग कह रहे हैं वी आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन दिस वैल्यू ऑफ 1.77, ठीक है। एंड इसके बेसिस पे आप अपनी एक कंक्लूडिव स्टेटमेंट देंगे, राइट। So this is the way we have covered all the two questions 1, 2 and 2b. I have mentioned you with all the answers कैसे हमें लिखना है, and still if you have any doubts and if you have any issue, feel free to just connect to me at nmimsmba.cdoe@gmail.com or ngsc.mba@gmail.com. If you like to connect to me over LinkedIn, here is my LinkedIn URL. You can just send me the friend request over there. I would be happy to connect you guys, and if you like this video, please like, please subscribe to my channel and stay tuned for other videos for assignments as well as for the exam preparation. Thank you. Thanks guys. Bye.